अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉबिट्स। आज की वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टेट के 4 एलिमेंट्स पढ़े थे, जिनमें से एक एलिमेंट जो है वो सोवेरेनिटी था। आज जो है इस वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडेक्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ अवेलेबल है उसमें हम ये देखेंगे कि सोवेरेनिटी का पहले मतलब क्या है, इसकी हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएंगे और बेसिक इंट्रो लेंगे। फिर उसके बाद हम जो जूरिस लीगल फ़िलासफ़र्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उन्होंने सोवेरेनिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन किया। फिर हम सोवेरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस ऑफ सोवेरेनिटी को हम डिस्कस करेंगे। देन फाइनली हम काइंड्स ऑफ सोवेरेनिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड सोवेरेनिटी है उसको लैटिन टर्म सुप्रेनस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है सुप्रीम या फिर पैरामाउंट। इस वर्ड से हमें पता चल जाता है कि किसी सुप्रीम अथॉरिटी की, पैरामाउंट अथॉरिटी की बात हो रही है। इस टर्म का जो फर्स्ट यूज़ था वो जो जॉन बॉडिन थे, मिस्टर जॉन बॉडिन, उनकी एक बुक उन्होंने पब्लिश की थी द रिपब्लिक के नाम से 1576 में, जिन्होंने सोवेरेनिटी का उस बुक में इन्होंने जो है मिस्टर जॉन बॉडिन ने सोवेरेनिटी का जिक्र किया था टर्म का। ये जो है स्टेट के, जैसे कि मैंने पहले बताया, एलिमेंट्स में से एक है और ये एक ऐसा एलिमेंट्स है जो कि स्टेट को बाकी एसोसिएशन से, बाकी दूसरी जो भी हमारे पास एसोसिएशन होती हैं उनसे इसको डिफ़र करता है और इसको जो है सोल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है कि मतलब स्टेट की रूह है ये। सोवेरेनिटी जो है वो एक सुप्रीम पावर होती है बेसिकली, जो कि सुप्रीम पावर किसके ऊपर होती है, एक स्टेट की टेरिटरी के ऊपर, और स्टेट की जो फ्रीडम होती है, उसकी इंडिपेंडेंस होती है कि उसके ऊपर कोई भी किस्म का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक ये कि स्टेट की टेरिटरी के ऊपर सुप्रीम पावर और उसका फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और पावर, या फिर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और पावर। ये हमारे पास सिंपली सोवेरियन एक सुप्रीम पावर होती है। अब हम जो है जूरिस्ट के पर्सपेक्टिव देखते हैं कि लीगल फ़िलासफ़र ने इस टर्म को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मिस्टर जीन बॉडिन, जिन्होंने अपनी पब्लिकेशन 16वीं सदी में जो उन्होंने द रिपब्लिक के नाम से एक पब्लिकेशन की, जिसमें उन्होंने सोवेरेनिटी को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि सोवेरेनिटी इज़ अ सुप्रीम पावर ओवर द सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। इन्होंने कहा कि सोवेरेनिटी एक ऐसी सुप्रीम पावर है सिटीजन्स के ऊपर या फिर सब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टेट के, उनके ऊपर, जो कि अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ होती है, जिसको लॉ जो है वो रिस्ट्रेन नहीं करता किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मिस्टर जॉन ऑस्टिन। मिस्टर जॉन ऑस्टिन ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि इफ़ अ ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडेंस टू अ लाइक सुपीरियर, कि एक ह्यूमन सुपीरियर हमारे पास जिसको जो कि एक हैबिचुअल नहीं है ओबीडेंस का, अपने जैसे किसी सुपीरियर को ओबे करने का, रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडेंस फ्रॉम द बल्क ऑफ अ गिवन सोसाइटी। वो जो ह्यूमन सुपीरियर होता है जो कि अपने जैसा किसी सुपीरियर को ओबे नहीं करता, उसको एक बल्क ऑफ सोसाइटी जो है वो हैबिचुअली ओबे करती है। दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज़ सोवेरियन इन दैट सोसाइटी। वो जो सुपीरियर होता है, ह्यूमन सुपीरियर, वो उस सोसाइटी में सोवेरेन होता है। तो ये पर्सपेक्टिव था मिस्टर जॉन ऑस्टिन का। फिर हमारे पास आते हैं मिस्टर ब्लैकस्टोन। इन्होंने कहा कि सोवेरेनिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि इट इज़ अ सुप्रीम इरेजिस्टिबल एब्सोल्यूट अनकंट्रोल अथॉरिटी इन द स्टेट। इन्होंने फिर कहा कि एक सुप्रीम इरेजिस्टिबल एब्सोल्यूट अनकंट्रोल अथॉरिटी जो है एक स्टेट में वो जो एक्सरसाइज करता है उसको हम सोवेरेन कहते हैं और उस पावर को हम सोवेरेनिटी कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मिस्टर फ्रेडरिक पॉलॉक। इन्होंने कहा कि सोवेरेनिटी इज़ दैट पावर विच इज़ नीदर टेम्पररी नॉट डेलीगेटेड एंड नॉट सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर रूल्स विच इट कैन नॉट अल्टर। कि सोवेरेनिटी एक ऐसी पावर है जो कि ना ही टेम्पररी है, ना ही टेम्पररी से इनका मतलब अल्टरनेटिवली ये था कि एक परमानेंट पावर होती है, नॉट डेलीगेटेड, ये कोई बंदा किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, नॉट सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर रूल्स विच इट कैन नॉट अल्टर, और ना ही ये किसी ऐसे रूल्स को के नीचे होती है, किसी रूल्स को ओबे कर फॉलो करती है जिनको कि ये अल्टर नहीं कर सकती। इससे मुराद ये है कि एक जो सोवेरेन होता है, सोवेरेन पावर जो होती है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है, वो किसी भी किस्म के लॉ को, किसी भी किस्म के रूल को जो है चेंज कर सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रेंट वगैरह इसके ऊपर नहीं होती। अब हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि सोवेरेनिटी के करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं।
इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है परमानेंस। परमानेंस से मुराद ये कि द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज़ परपीचुअल एंड एवर लास्टिंग, कि एक मुस्तकिल होती है, एक एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाली एक पावर होती है सॉवरेनिटी जिसको हम कहते हैं। ये तब तक रहती है जब तक जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्टेट को किसी दूसरी स्टेट आकर उसके ऊपर रेड कर देती है, उसको कॉन्कर कर लेती है, तो ऐसी सूरत में वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहेगी। तो इसी सूरत में एक स्टेट की जो है वो इंडिपेंडेंस जा सकती है, सॉवरेनिटी जा सकती है, वरना सॉवरेनिटी जो है वो परमानेंट होती है। जब तक इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट करेगी तब तक जो है सॉवरेनिटी भी उसके साथ साथ रहेगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है वो है एक्सक्लूसिवनेस। इससे मुराद ये है कि स्टेट एक सिंगल यूनिट है जिसके ऊपर एक सोवेरेन रूल करता है। एक स्टेट में एक से ज़्यादा सोवेरेन नहीं हो सकते क्योंकि सिंगल यूनिट में सिंगल सोवेरेन हो सकता है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में सिर्फ एक ही सोवेरेन होगा। इसका जो मुतवाज़न एक और पर्शियन प्रोवर्ब भी आता है जिसमें उन्होंने वो ये कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी टू किंग्स इन वन किंगडम, कि एक किंगडम में दो किंग्स नहीं हो सकते। तो ये एक किस्म की एक्सक्लूसिवनेस होती है, इनवायलेबिलिटी होती है कि एक स्टेट के अंदर जो है वो दो सोवेरेन कभी भी नहीं हो सकते। ये एक करैक्टर है स्टेट का। देन हमारे पास थर्ड करैक्टर जो है स्टेट का वो आता है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी या फिर कह सकते हैं कि ऑल कॉम्प्रहेंसिवनेस, कि जो एक स्टेट की सोवेरेनिटी होती है वो ऑल कॉम्प्रहेंसिव होती है और अप्लाई होती है वो यूनिवर्सली उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि अमीर है या गरीब है या फिर रंग का फ़र्क नहीं, नस्ल का फ़र्क नहीं, सोसाइटी में स्टेटस का फ़र्क नहीं, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है सब लोगों के अंदर एक टेरिटरी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, जितने भी सिटीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के ऊपर जो है इस सॉवरेनिटी की पावर होगी स्टेट की। हाँ, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, जैसे कि फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए या फिर फॉरेन रूलर्स वगैरह हो गए। और फिर लॉ के तहत हम कुछ एक्सेप्शंस जो है उस पर रखते हैं जिनके ऊपर एक स्टेट की सॉवरेनिटी जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो सकती। फोर्थ जो हमारे पास करैक्टर होता है स्टेट का वो होता है एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस से मुराद ये है कि एक स्टेट की जो सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड होती है, उसको कोई किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई रिस्ट्रेंटमेंट नहीं होती, कोई भी पावर इंटरनली एक्सटर्नली जो है उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। हमारे पास जो फिफ्थ करैक्टर आता है स्टेट का वो आता है इन अलाइनेबिलिटी। इन अलाइनेबिलिटी से मुराद ये है कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है उसको आप अलाइन नहीं कर सकते, उसको आप खुद से उसकी स्टेट से पार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, एक स्टेट का एक एलिमेंट है कि वो उसके पास सॉवरेनिटी है। अब एक स्टेट जो है अपनी सॉवरेनिटी को खुद से अलग नहीं कर सकती। अगर वो खुद से अलग करेगी तो वो स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो एज अ स्टेट नहीं रहेगी। अगर कोई भी स्टेट अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको अलाइन कर दिया फिर सेपरेट कर दे खुद से, तो वो स्टेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक किस्म की। फिफ्थ सिक्स जो हमारे पास करैक्टर आता है स्टेट का वो है इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी। इससे मुराद ये है कि सॉवरेनिटी जो है वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ख़त्म नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर एक सोवेरियन पावर है, सॉवरेनिटी है, वो किसी टाइम पीरियड तक जो है वो एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैप्स ऑफ टाइम की वजह से वो जो सॉवरेनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक जो सोवेरियन होता है वो हमेशा के लिए सोवेरियन होता है, जब तक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है एग्जिस्ट कर रही है उस स्टेट के पास सॉवरेनिटी भी रहेगी। आउटलाइन में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी या फिर डायमेंशंस ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के दो एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशंस होते हैं जिनमें इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसका रिव्यू ले रहे हैं। एक होता है इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि एक स्टेट की सुप्रीम पावर होती है और एक फ़ाइनल कमांड होती है उन सारे अशख़ास पर, उन सारी एसोसिएशंस पर, उन सारे सब्जेक्ट्स पर जो कि एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर स्टेट की एक सुप्रीम और फाइनल कमांड होती है, उससे कोई भी डिसओबे नहीं कर सकता। सेकंड डायमेंशन या फिर जो एस्पेक्ट होता है सॉवरेनिटी का वो होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, जिससे मुराद ये है कि एक्सटर्नली तौर पर जो है एक स्टेट फ्री होती है और इंडिपेंडेंट होती है, कि उसको बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, किसी किस्म की कंपल्जन नहीं होती, किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती किसी भी फॉरेन स्टेट या फिर पावर की। ये दो एस्पेक्ट्स या फिर डायमेंशन जो हैं वो एक सॉवरेनिटी के होते हैं।
फिर हमारे पास आती हैं काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी में सबसे पहले हमारे पास ये है कि टाइटुलर सॉवरेनिटी। टाइटुलर या फिर इसको ये भी हम कह सकते हैं कि नॉमिनल सॉवरेनिटी। इससे मुराद ये है कि एक स्टेट के अंदर जो पावर्स होती हैं वो थ्योरेटिकली या फिर अपेरेंटली या फिर ब्लैक एंड वाइट, इससे मुराद ये है कि सिर्फ पेपर्स में, सिर्फ थ्योरी में जो है पावर्स होती हैं किसी इंडिविजुअल या फिर स्टेट इंस्टीट्यूशन के पास, बट एक्चुअल में उसके पास नहीं होती। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टेट की जो रियल पावर्स हैं वो किसी और बंदे को बिलोंग कर रही हैं, लेकिन जो टाइटुलर या फिर नॉमिनल सॉवरेनिटी है वो किसी और बंदे के पास होती है। इसमें जैसे कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसे होता है कि इंग्लैंड की अगर हम एग्जांपल लें तो इंग्लैंड में जो किंग या फिर क्वीन है वो अगर थ्योरी आप पढ़ेंगे तो थ्योरी में वो सॉवरेन है, उसको सॉवरेन कहा गया है, लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है वो टाइटुलर सॉवरेनिटी है क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल में जो पार्लियामेंट है यूके की, इंग्लैंड की, वो सॉवरेन है। तो इस किस्म की सॉवरेनिटी जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, थ्योरी में एग्जिस्ट कर रही है, ब्लैक एंड वाइट में एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम टाइटुलर या फिर नॉमिनल सॉवरेनिटी कहते हैं, जैसे कि क्वीन या फिर किंग ऑफ इंग्लैंड हो गया। सॉवरेनिटी की सेकंड काइंड हमारे पास है रियल सॉवरेनिटी। रियल सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि जैसे कि हमने टाइटुलर सॉवरेनिटी को देखा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है रियल सॉवरेनिटी। कि रियल सॉवरेनिटी वो होते हैं जो प्रैक्टिकली बंदा, एक इंडिविजुअल या फिर एक स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करे प्रैक्टिकल तौर पर, थ्योरेटिकली नहीं। थ्योरेटिकली भले ही किसी और के पास है सॉवरेनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली जो इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन जो है सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करे, उस किस्म की सॉवरेनिटी को हम रियल सॉवरेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूके में, जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल ली थी, जो स्टेट की जो पावर्स होती हैं वो थ्योरेटिकली जो है ब्रिटिश क्वीन के पास या फिर किंग के पास होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो सारी पावर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा होता है? ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर रही होती है। इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल लेना चाहें तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट जो है एक फिगर हेड होता है, एक नॉमिनल जो है सोवेरेन होता है, लेकिन जो रियल पावर्स एक्सरसाइज कौन कर रहा होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक रियल सोवरेन है पाकिस्तान का, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो उसके पास जो है सिर्फ टाइटुलर या फिर नॉमिनल सोवरेनिटी होती है। थर्ड काइंड हमारे पास है लीगल सोवरेनिटी। लीगल सोवरेनिटी से मुराद ये है कि एक ऐसी सोवरेनिटी जो कि लॉ मेकिंग पावर्स हों, जिसके पास किसी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन के पास वो पावर्स कौन दे रहा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है वो वेस्ट करता है किसी बंदे या फिर इंडिविजुअल के पास। मतलब लीगल सोवरेनिटी से मुराद ये है कि ये किसी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन की लॉ मेकिंग पावर जो कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन उसे वेस्ट की गई है। इस किस्म की सोवरेनिटी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो फंडामेंटल लॉ जो भी किसी कंट्री का, स्टेट का होता है वो सिक्योर कर रहा होता है, वेस्ट कर रहा होता है उस इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन में। इस सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हुए जो है वो सोवरेन, कोई भी इंडिविजुअल या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी सोवरेन है, वो लॉज बनाता है और उसके बनाए गए लॉज जो हैं वो फाइनल होते हैं और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। इवन कोर्ट्स भी जो है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर हम दोबारा अगर यूके की ब्रिटिश की एग्जांपल लें तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो लीगल सोवरेन है, उसके पास ऐसी लीगल लॉ मेकिंग पावर्स हैं कि वो जो है कोई भी किस्म का लॉ बना सकती है और उसके लॉज जो हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लीगल सोवरेनिटी वहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी और स्टेट इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल के पास नहीं है। फोर्थ काइंड हमारे पास इसमें आती है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। मिस्टर डीसे का कहना यह था कि बिहाइंड द लीगल सोवरेनिटी देयर इज़ अ पॉलिटिकल सोवरेनिटी बिफोर होम द लीगल सोवरेनिटी मस्ट बो। कि एक लीगल सोवरेनिटी के पीछे जो है एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है जिसके सामने जो लीगल सोवरेनिटी है उसको झुकना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट जो होती है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो होती है, उसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इलेक्ट कौन करते हैं? इलेक्टोरेट्स इलेक्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो रियल सोवरेनिटी होती है वो उन इलेक्टोरेट्स के पास होती है। रियल सोवरेन वो होते हैं। तो जब भी एक फॉर एग्जांपल के जैसे नेशनल असेंबली हमारी होगी, नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो वोटर्स जो हैं उनको, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएनएज होते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं और वो जाकर वहाँ पर नेशनल असेंबली में बैठते हैं और वहाँ पर वो लेजिस्लेशन करते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल सोवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अकॉर्डिंग टू डीसे ये जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है इससे मुराद ये है कि वो जो एमएनएज वहाँ पर नेशनल असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं उनके पास
रियल सॉवरेनिटी नहीं है, बल्कि एक्चुअल सॉवरेनिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो अवाम में एग्जिस्ट कर रही है, उन वोटर्स में एग्जिस्ट कर रही है, वेस्ट हुई है जिन्होंने उन एमएनएज को इलेक्ट किया हुआ है। और जब भी वो एमएनएज, वो जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो जब भी लॉ बनाएंगे उनको जो है झुकना पड़ेगा पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के आगे। और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किस में वेस्ट की गई है? उन वोटर्स में जिन्होंने उन एमएनएज को, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया हुआ है। सिक्स काइंड हमारे पास आती है, वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है, इससे मुराद ये है कि जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो वोटर्स में वेस्ट करती है, इस तरीके से बिल्कुल जो इसका हमारे पास होता है कि इसका अगर हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें कि सिटीजन्स के अंदर जो है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, हमारे पास जो फिफ्थ काइंड आती है वो है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। और फिफ्थ काइंड हमारे पास जो आती है वो है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी से मुराद ये है कि जैसे कि हमने पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में देखा, तो वहाँ पर जो सॉवरेन होते हैं वो वोटर्स होते हैं जिन्होंने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया होता है। लेकिन जो जहाँ पर ऐसे हो जाए कि सिटीजन्स के अंदर जो है, सिटीजन्स में जो है एक इक्वली तौर पर उनमें जो है एक सॉवरेनिटी दे दी जाए सबको, सब सिटीजन्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कि जैसे वोटर्स के लिए तो कोई कंडीशंस होती हैं कि वो वोटर, ऐसा वोटर्स के लिए कंडीशन होती है जैसे एज की क्राइटेरिया हो जाता है हमारे पास, या फिर ल्यूनेंसी का, उस मेंटल स्टेट का, या दूसरे क्राइटेरिया हमारे पास वोटर्स के लिए हो सकते हैं, जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लेकिन जो एक पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है उसमें किसी किस्म की सॉवरेनिटी नहीं होती, और स्टेट के जो सिटीजन्स होते हैं उनमें सॉवरेनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इस किस्म की सॉवरेनिटी को जो है हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। इसमें ये क्या होता है कि एक किस्म की डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि हर सिटीजन्स के पास जो है वो एक राइट होता है सॉवरेनिटी का। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये एग्जिस्ट करता था ग्रीक सिटी स्टेट में, जो कि 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एग्जिस्ट करती थी। और वहाँ पर जो है सब सिटीज़न जो है वो इक्वली, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो अपनी पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपना जो है वो इक्वली तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं। सिक्स काइंड हमारे पास जो आती है वो है डी ज्योर सॉवरेनिटी। डी ज्योर सॉवरेन से मुराद ये है कि एक लॉफुल, डी ज्योर का मतलब ही लीगल होता है, लॉफुल जो कि एक जिसको लॉ रिकग्नाइज करे। एक डी ज्योर सॉवरेन जो होता है वो एक लॉफुल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो सॉवरेन होता है जिसको स्टेट और उसकी जो स्टेट की कोर्ट्स होती हैं वो रिकग्नाइज कर रही होती हैं। मतलब लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको रिकग्नाइज कर रहा होता है क्योंकि वो लीगल है, बिल्कुल लीगल तरीके से आया है। तो इस किस्म का जो सोवरेन होता है वो एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन होता है जो कि स्टेट की सुप्रीम पावर्स को कम्प्लीटली और परमानेंटली तौर पर जो है इंजॉय कर रहा होता है, स्टेट की सुप्रीम पावर्स को। इस किस्म की जो सॉवरेनिटी होती है उसको हम डी ज्योर सॉवरेनिटी कहते हैं। एक अगर कोई स्टेट है, स्टेट अगर इंटरनेशनल स्टेटस हासिल करना चाहती है या फिर वो चाहती है कि दूसरी जो स्टेट्स हैं वो उसे रिकग्निशन दें, तो इसके लिए ये उसके लिए लाजमी हो जाता है कि उसके पास डी ज्योर सॉवरेनिटी हो। अगर डी ज्योर सॉवरेनिटी नहीं है तो फिर दूसरी स्टेट जो है उस स्टेट को जिसके पास डी ज्योर सॉवरेनिटी नहीं है उसको रिकग्नाइज, लेकिन एज अ स्टेट जो है वो रिकग्नाइज नहीं करती, तो इस तरीके से रिकग्निशन नहीं मिलती। इसके बाद हमारे पास आता है डिफेक्टो सॉवरेनिटी। डिफेक्टो सॉवरेनिटी जो है वो डी ज्योर सॉवरेनिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पर ये था कि हमारा एक कॉम्पिटेंट और परमानेंट जो है वो सॉवरेनिटी थी किसी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन के पास। इसमें क्या होता है कि टेम्पररी जो है एक सुप्रीम पावर होती है किसी इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन के पास जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है, और इस किस्म की सॉवरेनिटी को हम डिफेक्टो सॉवरेनिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इनस्टेबल होती हैं और वो इंटरनेशनल अफेयर्स को रेगुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट होती है वो इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। दूसरी स्टेट जो है वो उसके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स में या फिर बिज़नेस किसी किस्म का भी ताल्लुक़ रखने से हिचकिचा रही होती हैं। तो जैसे एक स्टेट को इंटरनेशनली रिकग्निशन हासिल करने के लिए डी ज्योर सॉवरेनिटी का होना लाजमी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक स्टेट के पास डी ज्योर सॉवरेनिटी नहीं है
तो लाजमन सी बात है अल्टरनेटिवली उसके पास एक डिफेक्टो सॉवरेनिटी होगी, और डिफेक्टो सॉवरेनिटी के साथ जो है कोई स्टेट जो फॉरेन स्टेट है वो किसी भी स्टेट को रिकग्नाइज़ नहीं करती और ना ही उसके साथ किसी किस्म के भी वो रिलेशंस वगैरह रखना चाहती है। तो एक स्टेट को जो है इंटरनेशनली रिकग्निशन हासिल करने के लिए डिफेक्टो नहीं बल्कि डीजो सॉवरेनिटी उसके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर हम डिफेक्टो सॉवरेनिटी की एग्जांपल लें तो हमारे पास अगर हिस्ट्री में बहुत से डिक्टेटरशिप्स आए, मार्शल लॉज लगे, कुछ ऐसे मार्शल लॉज थे जो कि कोर्ट्स ने किसी को डिक्लेयर कर दिया कि बिल्कुल ये अकॉर्डिंग टू लॉ लगाए गए हैं। कुछ ऐसे मार्शल लॉ, कुछ ऐसे रूल भी थे जिनको लॉ ने जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो था, उन्होंने जो वो एक आर्मी के हेड थे, उन्होंने एज आ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया और वो 2 पोजीशन संभाल रहे थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो कोई भी दूसरी पोजीशन जो है वो नहीं संभाल सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि एक ऑर्डर पास करके उन्होंने अपने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बना लिया, और उसके बाद उन्होंने एक रेफरेंडम जो है कंडक्ट करके स्टेट में, वो भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उस रेफरेंडम को कंडक्ट करके उन्होंने अपनी जो 5 साल मुद्दत जो है प्रेसिडेंटशिप की ओर बढ़ा ली। तो ये एक्ट जो है वो उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा कि ये तो एक किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जिसको कि लॉ रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा। तो फिर वहाँ पर क्या किया था, फिर मिस्टर जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने फिर इनके साथ अग्रीमेंट कर लिया था। अग्रीमेंट करने के बाद जो है लॉ में चेंजेस लाई गई, उसके मुताबिक जो है उन्होंने अपनी जो एक पोजीशन थी उसको तर्क किया और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने जो है वो आगे तक कंटिन्यू किया। फिर आखिर में जाकर टेंशन ऐसी क्रिएट हो गई कि उन्हें दोबारा से रिज़ाइन करना पड़ा। तो शॉर्टली यहाँ पर इनका जिक्र करने का मकसद ये था कि इनका जो रूल था, इनकी जो डिक्टेटरशिप थी, वो एक किस्म की डीजो सॉवरेनिटी थी, वो एक किस्म की डिफेक्टो सॉवरेनिटी, डीजो सॉवरेनिटी नहीं थी पहले। लेकिन जब उन्होंने एक लॉ पास करके एक लीगल तरीके से जो है असेंबली में लॉ पास किया, लॉ पास करने के बाद जो है उन्हें ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये एक उनके पास अथॉरिटी आ गई कि उन्होंने एक आर्मी की जो पोजीशन थी वो तर्क कर दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन जब उन्होंने संभाल ली तो डिफेक्टो सॉवरेनिटी से उनके पास जो है एक डीजोर सॉवरेनिटी आ गई। तो ये फ़र्क होता है एक डिफेक्टो और डीजोर सॉवरेनिटी में। डिफेक्टो को लॉ रिकग्नाइज़ नहीं करता, वो सिर्फ फैक्ट में एग्जिस्ट कर रही होती है, बल्कि लॉ उसका रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा। लेकिन जो डिफेक्टो सॉवरेनिटी होती है उसको लॉ एक्चुअल में लॉ एंड द कोर्ट्स जो होती हैं वो रिकग्नाइज़ कर रही होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सॉवरेनिटी के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जज़ाकुमुल्लाह खैर।